दोस्तों आज जो मैंने वॉच पहनी है, ये वॉच मेरी वॉच नहीं है, मेरी वाइफ की वॉच है। इस वॉच को हमने ना शादी के टाइम पे खरीदा था। अब ये पीछे से देखकर आप बता नहीं सकते कौन सी वॉच है, आगे से भी देख के आप नहीं बता पाओगे क्योंकि ब्लर आएगी कैमरे में, बट मैं आपको बता देता हूँ इट इज़ रोलेक्स। ठीक है, ये एक रोलेक्स वॉच है। हमने शादी के टाइम पे खरीदी थी, कुछ 5-5.5 लाख रुपए की खरीदी। अब मैं आपको, ये तो खैर अलग बात है कि आज मैं इसे बेचना चाहूँगा तो बिक जाएगी बिकॉज इट इज़ रोलेक्स, बट मैं आपको बताता हूँ इस घड़ी को ना मैंने नहीं खरीदा, इस घड़ी ने ना हमें खरीद लिया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आज भी याद है, ये वॉच हमने अपनी शादी से पहले एक फंक्शन में पहनी थी। उस फंक्शन में मैं और वाइफ डांस कर रहे थे। अब वाइफ ने एक हाथ में पहन रखी थी चूड़ियाँ, एक हाथ में पहन रखी थी वॉच। अच्छा, मेरे एक हाथ में ब्रेसलेट था, एक हाथ में वॉच थी। हम डांस कर रहे थे और मुझे याद है कि अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हाथ लगता है और इस वॉच के ऊपर एक स्क्रैच आ जाता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्लास के ऊपर। अब ये होता है सफायर ग्लास है, आप लोग कहेंगे आप बफिंग करा सकते हो, बट एनीवेज पे एक स्क्रैच आ गया। जिस दिन से इस घड़ी पे स्क्रैच आया, मेरे पास एक और भी रोलेक्स है। हमने शादी के टाइम पे 2 रोलेक्स खरीदी थी। तो अब आप बोलोगे यार ये तो वीडियो है लुक पुअर और हम रोलेक्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस घड़ी को मेरी वाइफ ने 10 बार भी नहीं पहना, नॉट इवन 10 टाइम्स। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में मेरी वाइफ ने इस घड़ी को 10 बार भी नहीं पहना। मैंने सोचा आज पहन लेते हैं। अब पहली बात तो मैंने आपको बोला, ये जब घड़ी हमने खरीदी, इस घड़ी को हमने नहीं खरीदा, इस घड़ी ने हमें खरीदा। कैसे? अब इस घड़ी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस घड़ी को हम एक अच्छी सी ड्रॉर में रखते हैं, इसके बीच में कुशन रखते हैं। ये घड़ी के ऊपर और दोबारा से कोई स्क्रैच ना आ जाए। इनफैक्ट और भी अगर मेरे पास कोई महंगी घड़ी है, हमें उसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। मेरी वाइफ कहीं घूमते हुए गलती से भी रोलेक्स नहीं पहनती। उसे डर होता है मैं कहीं घूमने जाऊंगी, मैंने लापरवाही कर दी, ये इस पे स्क्रैचेस आ गए, अच्छी नहीं लगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज़, हम कहीं अगर महंगी घड़ी पहनकर जाते हैं तो किसी होटल के लॉकर के अंदर बड़े ध्यान से इसे रखते हैं। तो आप देखो ये घड़ी हमारी कितनी अटेंशन ले रही। क्या घड़ी को इतनी अटेंशन देनी चाहिए? आंसर है नहीं। बट क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ये दूर से टाइटन टाइमेक्स जैसी दिख रही है 1000-2000 वाली घड़ी, बट मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई। अभी यह कितने की आती है? उस पर 7-8 लाख की आती होगी, अभी नहीं। बट पॉइंट इज दिस कि इस घड़ी की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, और क्योंकि हमें पता है इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, हम इसे टाइम दे रहे हैं। तो आप जब भी कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे ना लाइफ में, आपको उसे संभाल के रखना पड़ेगा, है ना। आपने एक महंगा फ़ोन खरीदा, आपको उसे संभाल के रखना पड़ेगा। उस पर आप एक स्क्रीन गार्ड लगा के रखोगे, स्क्रैच ना आ जाए। मैं कवर नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं ध्यान से रखता हूँ, अदरवाइज लोग कवर लगा के रखते हैं फ़ोन में कि गिर ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आप कोई महंगी गाड़ी खरीदते हो, आपको डर होता है स्क्रैच ना आ जाए। आप अपनी गाड़ियों का, अपनी एसेसरीज का, अपनी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। जब आप कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हो, मेरे बात को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप उससे नहीं खरीद रहे, वो आपको खरीद रही है। सो अब अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे कि क्या मैं कोई और घड़ी खरीदूंगा, इतनी महंगी कोई घड़ी खरीदूंगा, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे शौक पूरे हो गए, अब मुझे कोई भी और घड़ी नहीं खरीदनी, मुझे कोई और महंगी गाड़ी भी नहीं खरीदनी है। मतलब आप एक तरीके से एक चीज़ को जब इंजॉय कर लेते हो ना, अब आपको समझ आता है कि इट डजंट मेक यू हैप्पी। ये आपकी खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको पहले ऐसा लगता है कि अगर आप एक महंगा फ़ोन खरीद लोगे, एक महंगी गाड़ी खरीद लोगे, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड। ठीक है, ये रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो आज एक तो हो गया, सबसे पहले आपको ये समझना कि अगर आप महंगी चीज़ को खरीद रहे हो तो आप उसे नहीं खरीद रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको खरीद रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको ना अपने एक फ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, मतलब अभी वो मेरे साथ कनेक्शन में नहीं है। हमारी दोस्ती कुछ 5-6 साल चली। वो दोस्त कुछ ऐसा था कि वो था एक मिडिल क्लास फैमिली से, पापा लिमिटेड कमाते थे, बट उसके सर्कल में ना, स्कूल से, कॉलेज से जो फ्रेंड सर्कल बना उसका, कुछ अमीर दोस्त उसके दोस्त बने। अब अमीर थे मतलब उसके पास फैमिली में थी एक स्विफ्ट गाड़ी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बट उसके जो फ्रेंड्स थे उनके पास थी ऑडी, BMW, जैगुआर, इस तरीके की कार्स थी। अब वो सर्कल में जब जाता था, ये करता क्या था, कुछ ना कुछ साइड इनकम अर्न करता रहता था, बट कभी ऐसा ना लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहीं पर भी जाएगा
मान लीजिए 2000 का बिल आया तो 1000 रुपये तुरंत देता था। किसी फ्रेंड की शादी में जा रहा है या किसी फ्रेंड की बहन की शादी में जा रहा है तो क्या करता है कि पैसे उड़ाएगा 500-500 के नोट। मैं भी देख के हैरान था क्योंकि मुझे पता था कि यार इसकी ना इंटरनल हालत तो इतनी ठीक नहीं है। आई नो कि ये मिडिल क्लास फैमिली से है, बट यार ये कर क्या रहा है, ये हर बार क्या करता है, मतलब ऐसा ना दिखाए कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो पूरा खर्चा करता है, तो जो इसके पास है वो सारा उड़ा रहा है, जो मुझे दिख भी रहा है। एक आधा बार मैंने उसे टोका भी, बट वो क्या करता था, जो भी वो कमाता था वो खर्च कर देता था। एक बार क्या हुआ कि उसके घर में कोई इमरजेंसी आई, वो मेरे पास आया और कहता भाई पुष्कर कुछ हेल्प चाहिए पैसों। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरा रूल है कि मैं किसी को भी वैसे पैसे नहीं देता हूँ, मैंने रूल बना रखा है, आप भी बना लेना, आपको काम आएगा। बट मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने कहा यार ये दोस्त जो है ये कभी पैसे रखता तो है नहीं, और लाइफ में इसने पहली बार पैसे मांगे हैं, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि पहले हमारा भी अगर कोई हिसाब होता था, कोई खर्चा हो गया और मुझे याद भी नहीं है तो ये याद दिलाता था कि उस दिन हम गए थे, इतना खर्चा हुआ था, तो ये पकड़ पैसे। तो उसने मुझसे कुछ पैसे लिए। अब वो पैसे लेने के बाद वो मेरा फोन ही नहीं उठा। अब मैं भी यार पैसों के लिए क्या ही फोन करूं, बट पॉइंट ये है कि एक पैसों की वजह से आज एक रिलेशन खत्म हो गया। अगर वो मेरे कनेक्शन में रहता तो शायद मैं उसकी 50 चीजों में और हेल्प कर सकता था। बट पॉइंट आप ये समझो कि अगर आज आप ये गलती कर रहे हो, आप लिमिटेड कमा रहे हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, और अगर आप खुला खर्चा करोगे तो कल के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे तो बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोगों के कनेक्शंस वो मेरे फ्रेंड जैसे हो जाते हैं जो फिर लोगों के फोन नहीं उठाते। ये प्रॉब्लम है। सो आपको क्या समझना है इस वीडियो में कि हमें एक लेवल लाइफ नीचे जीना, जिस भी स्टेटस पर हम हैं उससे एक स्टेटस नीचे जीना है, और उसका फायदा क्या होगा आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आई ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं, बहुत बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। आज आप अपने एक बार वार्डरोब खोलो, आपके पास जितने भी कपड़े हैं, आप मुझे एक बात बताइए, उनमें से कितने कपड़े आप रिपीट पर पहनते हो और कितने कपड़े आप बहुत कम या कभी नहीं पहनते। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 80-20 रूल अप्लाई होता है, जिसे बोलते हैं परीटो प्रिंसिपल। हमारे 20% ऐसे कपड़े होंगे, अगर आपके पास 100 कपड़े हैं या आपके पास अगर 10 कपड़े हैं तो 2 कपड़े आप बार बार पहनते हो और 8 कपड़े आप कम पहनते हो। मतलब ऐसे 20% कपड़े ऐसे हैं जो आप 80% टाइम पहनते हो, और 80% ऐसे कपड़े हैं जो आप सिर्फ 20% पहनते हो। आप शूज का एग्जांपल ले लो, आपके पास 2, 3, 4 जोड़ी शूज हैं, बट आप 1 या 2 शूज ही बार बार रिपीट करते हो, ऐसा क्यों? और ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमें ये बताता है कि अगर हम बार बार चीजें खरीद रहे हैं, हमें कोई चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है, उस वक्त हमारे जेब में पैसे होते हैं, हम खरीद लेते हैं, बट उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कभी ना कभी तो आपने उस चीज को खरीदने के लिए पैसे दिए थे, बट आज वो आपकी अलमारी में आराम कर रही है, आप उस चीज को यूज नहीं करते। जैसे ये घड़ी है, ये हमने, मेरी वाइफ ने 10 बार नहीं पहनी, मुझे पता है, बट ये घड़ी आज सिर्फ आराम कर रही है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई विल टेल यू। यहाँ पर वॉरेन बफे का एक रूल है, ठीक है। अच्छा एक बड़ा डिफरेंस है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप कोई घड़ी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या मैं कोई गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आई एम टेलिंग यू कि जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जीता हूँ, ठीक है। मतलब इफ आई कैन अफोर्ड ओनली देन आई बाय। और मैं तो अभी आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप किसी चीज़ को 2 बार डायरेक्टली कैश में नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अगर आज मैंने घड़ी खरीदी है तो मैं 2 या 3 घड़ियाँ खरीद सकता था, तो मैंने एक घड़ी खरीदी, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। अब वॉरेन बफे का एक रूल है, वो ये है, वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप ऐसी चीजें खरीदेंगे जो आपको नहीं चाहिए, आपको इतनी जरूरत नहीं है बट आपने खरीद ली, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको नीड है। अगर आप ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसकी आज आपको इतनी नीड नहीं है, बस चाहत है चलो ले लेते हैं, तो फिर आपको अपनी जरूरत की चीजें बेचनी पड़ जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है जिसे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास माइक है, ठीक है, दिस इज DJI 2। अच्छा इस माइक से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारा एक बफर का माइक होता है, इस माइक से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने इसे बफर के लिए रखा हुआ। सो जैसे मैंने बोला ये DJI 2 है। अच्छा DJI 3 भी आ चुका है, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मुझे इस माइक पे ना डिस्काउंट मिल रहा है। इस माइक पे मुझे 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा था, और मेरे लिए था यार एक लेवल नीचे एडिशन खरीद लो,
ये भी बढ़िया ही काम कर रहा है ना। सो इस पे 50% ऑफ मिल रहा है, जो लेटेस्ट मॉडल है उस पे ऑफ नहीं मिल रहा। और ये यार फोन के साथ भी होता है। अगर आज ये आईफोन 17 है, अभी आईफोन 18 आएगा, तो अगर आप आईफोन 16 खरीदो या आईफोन 17 भी खरीदो जब आईफोन 18 आएगा, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको ऑफर मिलेंगे, आपको सस्ते में मिलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल ऐसे ही होता है। और यार ये तो आईफोन है, सैमसंग या बाकी जितने ओप्पो वीवो जितने भी फोन है, अगर आप एक जनरेशन पहले का ले लो, सिर्फ एक कह रहा हूं, दो तो छोड़ दो, दो पर तो यार आपको 70% तक का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप एक जनरेशन पहले का ले लो तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। बट ज्यादातर लोगों को कैसे होता है, लेटेस्ट मॉडल। अब यार ये आपकी ना यूजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप लेटेस्ट मॉडल ले रहे हो, बट अगेन कैन यू अफोर्ड दैट? क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? तो ये आपको पूछना है। अगर आज आप एक साल पुराना कोई, एक जनरेशन पुराना कोई लैपटॉप ले लो तो आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, गाड़ियों में भी ये चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ब्रदर ने कार खरीदी तो शोरूम वालों ने उसे 2 ऑफर दिए। कहते भैया देखो ऐसा है कि एक मेरे पास मॉडल है दिसंबर 2024 और उसने 2025 में गाड़ी खरीदी थी, और एक मॉडल है 2025 जनवरी 2025। तो जो दिसंबर 2024 है उस पर हम आपको एग्जाम्पल के लिए 10% का ऑफ दे देंगे। 10% का ऑफ दे देंगे जो पिछले साल का मॉडल। यार 1 महीने पुराना मॉडल, पिछले साल का मॉडल नहीं है, 1 महीने पुराना मॉडल। और आरसी पर अगर आपके 15 साल लिखे गाड़ी के, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराओगे उस दिन से 15 साल शुरू होंगे। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? पर लोगों को फर्क पड़ता है कि मॉडल चेंज हो जाता है। तो लोग मॉडल लेटेस्ट लेने के चक्कर में 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आपको ये रूल गाड़ियों पे भी अप्लाई होता है। तो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। वॉरेन बफेट जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, आप रियल लाइफ में भी देखो कि भैया वैल्यू चाहिए ओवर प्राइस। लोगों को लगता है जो चीज महंगी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। नॉट एवरी डे, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आप एक जनरेशन पहले के इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे या कोई गैजेट्स ले लेंगे या गाड़ी ले लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है, दैट इज EMI ट्रैप। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 80% लोग आज की डेट में इंडिया में जो आईफोन खरीद रहे हैं वो EMI पे खरीद रहे हैं। EMI की फुल फॉर्म क्या होती है जरा कमेंट्स में बताइएगा, आपकी जनरल नॉलेज चेक करें। ये इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता, ठीक है। सो क्या होती है कमेंट में बताइए। अभी हो क्या रहा है, EMI लिए किस पे जा रही है? क्रेडिट कार्ड पे ली जा रही है। मैं डेटा चेक कर रहा था 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट्स हैं वो 500% बढ़ चुके हैं। लोग क्रेडिट कार्ड पे ले तो लेते हैं बट उनसे क्रेडिट कार्ड की EMI भी नहीं भरी जा रही है। और ये डिफॉल्ट जो बढ़ रहे हैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, बट यार ये वाला जो मेरा रूल है ना, इसे अप्लाई करो। इफ यू कांट बाय एनीथिंग ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। और ये हर उस इंसान के लिए है जिसके पास एक फिक्स्ड सैलरी या मंथली इनकम आ रही है। अब अगर वो लिमिटेड इनकम है तो जब हमारी सैलरी आती है तब हम अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं। अच्छा, लोग ना चीजें पता है कैसे खरीदते हैं? मान लेते हैं ये फोन है, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का फोन है। लोग ये एग्जाम्पल दिमाग में नहीं लाते कि 1 लाख रुपए में अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता। वो ये सोचते हैं इसकी EMI कितने की बनेगी, इसकी EMI अच्छा 5,000 10,000 की बन जाएगी, ठीक है जी 5,000 रुपए की EMI मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आप 1 लाख का फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट आप 5,000 की EMI अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ ना कि अगर आप 2 बार अफोर्ड कर सको तो मैं ओवरऑल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आ गया इंडिया के अंदर वेडिंग ट्रैप। अच्छा, मैं आपको अगेन एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस का एक कलीग है। अब ऑफिस में किसी ने मुझसे पूछा कि सर इस नवंबर को ना मैं अपनी शादी प्लान कर रहा हूँ, आपको ज़रूर आना है। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो कहाँ प्लान कर रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो? अच्छा, मुझे उसकी सैलरी पता है कि उसकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये के कम है, मतलब 50,000 रुपीज़ के आसपास की सैलरी है। अब वो 50,000 की सैलरी में मैंने उससे पूछा कि शादी में कितना खर्चा होगा। कह रहा सर 9-10 लाख रुपए का तो खर्चा हो ही जाए। मैंने कहा अच्छा इतनी सेविंग्स है? कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर कैसे होगा? कह रहा सर लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन बस हो जाएगा और बढ़िया से मतलब हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा लोन लेके शादी क्यों कर रहे हैं यार? मैंने उसे बोला, और हो सकता है अगर मैं ये जो आपको बताने वाला हूँ आपको बुरा लगे, बट मैंने उसे बोला तो कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर रहा? कहता सर कैसी बातें कर रहे हो,
सब बहुत धूमधाम से शादी करते हैं, एक ही बार शादी होती है तो बढ़िया से करेंगे। मैंने कहा शादी किसके लिए कर रहे हैं? कह रहा शादी में तो रिश्तेदार आएंगे। फिर मैंने कहा रिश्तेदारों को क्या करना है? अच्छा, वो जो कलीग था वो बंगाली है, तो उसके यहाँ नॉनवेज खिलाया जाता है। तो मैंने उससे हिसाब किताब पूछा, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे नॉनवेज और ये सब पार्टी देनी पड़ेगी। मैंने कहा वेज खिला दे। कहता नहीं यार, बुरा मान जाएंगे, हमारे यहाँ बुरा मान जाते हैं कि वेज खिला दिया, नॉनवेज खाना है। तो मैंने उसे एक चीज बोली, मैंने कहा ये जो रिश्तेदार है, अगर आज तुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, मैं कहता हूँ तुझे 5 लाख रुपए की घर में जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी, वो जो शादी में लोग आने, कितने लोग आने? कह रहा 250-300 लोग आएंगे। मैंने कहा 250-300 लोगों को जरा फोन कर, उनमें से मुझे ये बता 5 लाख रुपए तुझे कौन दे सकता है? कहता सर मैं फोन क्या करूं, कोई देगा ही नहीं, कोई भी नहीं देगा। मैंने कहा चल 5 लाख छोड़, 1 लाख रुपए देगा? तेरा बहुत मुश्किल है, लाख रुपए भी नहीं देगा। मैंने कहा कोई तेरे को 1 लाख रुपए की भी हेल्प नहीं करेगा लाइफ में अगर तुझे जरूरत पड़ गई, और तू उन लोगों के लिए सोच रहा है कि मुझे तो इन्हें 3-3, 4-4 फंक्शन में बुलाना है, इन्हें बिठा के नॉनवेज खिलाना है, इनके लिए ये करना है, इनके लिए वो करना है। अरे शादी तू अपने लिए कर रहा है, थोड़े से पैसे बचा ले, बीवी के लिए ज्वेलरी बनवा दे और घुमाने ले जाओ उसे बढ़िया से हनीमून पर कहीं। भाई मैंने तो सजेशन दी। कहता नहीं सर, शादी तो सर वैसे ही होगी जैसे सबकी होती है। अब लोग ना अपनी पॉकेट नहीं देखते, वो लोन लेके शादी कर लेगा और उसके बाद शादी 1 दिन का अफेयर। चलो 3-4 दिन के फंक्शन है, 3-4 दिन तक आप अपनी वेडिंग के सेरेमनीज निकाल लें, उसके बाद वो आदमी 2 साल 3 साल तक लोन भरेगा, हो सकता है 5 साल तक लोन भरे। अरे यार उसे लाइफ में आगे बढ़ना है या पीछे की तरफ ही देखना है? मुझे तो ये समझ नहीं आया, एंड फॉर मी इट इज नॉट अ राइट एडवाइस। अब आप बोलोगे यार आपने भी कोर्ट मैरिज करी थी क्या? मुझसे भी पूछ सकते हो। यार देखो, अगेन पॉइंट आता है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? मुझे क्या लोन लेने की जरूरत पड़ी? अगर मुझे लोन लेने की जरूरत होती तो मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं, मैं कोर्ट मैरिज। अगर आज आपको लग रहा है आपके पास एक एनफ सेविंग्स है और शादी करने में आपका कोई बहुत बड़ा परसेंटेज में खर्चा नहीं आ रहा जितनी आपकी नेटवर्थ है, आप करो ना। आप अंबानी की तरह शादी कर लो। अंबानी ने कितनी लग्जरी वेडिंग करी ना अपने बेटे की। अब वो जितनी बड़ी लग्जरी वेडिंग थी ना, उसकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं, नॉट इवन 1%। रिहाना को आकर नचवा दिया उसने और वो उसकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं था। जो आप शादी में लगाने वाले हो वो आपकी नेटवर्थ का कितना परसेंट? अगर वो 5% से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा खर्चा कट कर लो, आराम से कोर्ट मैरिज करो। वो जो लोग लाख लाख रुपए दे सकते हैं ना जरूरत में, बस उन्हें ले जाओ। और मैंने उसे साफ बोला था, एक छोटा सा रिसेप्शन थ्रो कर दे जिसमें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जो तेरे साथ के लोग हैं ना उनको पार्टी दे, खत्म। सो होता क्या, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वेडिंग इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, प्री वेडिंग इस लेवल पर हो रही है और हमें भी उसी लेवल पे शादी करनी है। यार तुम्हारी अपनी पॉकेट है, तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम अपने हिसाब से खर्चा करो। मैं बस इतना बोलूं। इसके साथ साथ एक चीज और देखी मैंने कि आजकल ना लोगों के अंदर क्रेज बढ़ रहा है एसयूवी लेने का। वो थार लेनी है सबने, महिंद्रा की, चाहे आज कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। एक थार मतलब एक एग्जांपल है, एंट्री लेवल के बाद तो फिर आप लैंड क्रूजर तक जाओ, कहीं भी जाओ, वो आपकी चॉइस है। बट आज की रेट में चाहे सड़कें कैसी भी हों, पानी कितना भी भर रहा हो, लोगों को हो गया कि एसयूवी खरीदनी है। अब ये एसयूवी जो आपको खरीदनी है मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप गाड़ी नहीं खरीद रहे। पहले बात तो गाड़ी आपको खरीदनी है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उस पर स्क्रैच ना लगे, उसको रोज साफ करना पड़ेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस होगी, फिर हर साल उसका इंश्योरेंस होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। अगर आपको एक अच्छी एसयूवी में भी जाना है ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी की बात नहीं करूंगा, बट आजकल ना उबर ने ब्लैक चलाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक साफ सुथरी डिसेंट गाड़ी आती है। थोड़े से पैसे ज़रूर लग रहे हैं, बट आप अगर टोटल सेविंग्स चेक करोगे ना, आपको कितनी बार जाना होता है, कहाँ जाना होता है, भाई 5 मिनट के अंदर उबर आ जाती है। हर मेट्रो सिटी के अंदर 5 मिनट में आपको गाड़ी मिल रही है। अब 5 मिनट के अंदर अगर आपके पास गाड़ी आ रही है, एक शॉफर आ रहा है, आप आराम से पीछे बैठ के काम करो ना, आपको गाड़ी चलाने का भी कष्ट क्यों करना है? रोड पे वैसे ही इतना ट्रैफिक है। सो ये जो एसयूवी क्रेज आ रहा है कि हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, अरे जरूरत पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ आपको कहीं पर भी जाना है ना, आज की रेट में जो रेंटल कार्स हैं अवेलेबल हैं, थोड़ा समझ के संभल के। मैं अगेन कहता हूँ, अब ये आपको बुरा लग सकता है, बट मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा,
ये सिंपल से एक रूल है, आप लिख लो, गांठ बांधो। आपकी जो कार है ये आपकी 1 साल की सैलरी या इनकम से ऊपर की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा। मतलब अगर आप साल का जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा की तो आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते किसी हाल में। अब अगर आपके 6 महीने की इनकम से कार आ रही है, बहुत बढ़िया। आप ज्यादा कमा रहे हो, आप 1 महीने की इनकम से गाड़ी ले सकते हो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बट भाई ये 12 महीने की जो बात बोली ना, ये आप नोट कर लो। अगर आज आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो और वो आपकी 1 साल की कमाई से ज्यादा है, भाई आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, आप फाइनेंशियल डिजास्टर कर रहे हो। मतलब इससे बड़ा आप गुनाह नहीं कर सकते अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। क्योंकि इंडिया में मैं लास्ट में बताऊंगा, एक चीज होती है, सोचा जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। ये जो देखा जाएगा ना, वो देखा जाता नहीं है। लोगों की गाड़ियां ना लोन पर ले लेते हैं। अगेन लोग क्या सोचते हैं कि गाड़ी थोड़ी लेनी है, ईएमआई में अफोर्ड कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बस ये देखना है, किस्तें निकल जाएंगी, निकल जाएंगी। एक मैं फाइनेंशियल डिजास्टर करने वाला था, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बचा लिया। जब मेरे पास होंडा सिटी थी ना, तो मुझे एक कहीं से, उस टाइम पे OLX चलता था, तो मैं पुरानी गाड़ियां देख रहा था कुछ, तो ऐसा स्टेटस अपग्रेड करने के लिए सोचा कि यार एक BMW मिल रही है और सिर्फ मतलब उस टाइम पे आप ये मान लो शायद 4 लाख रुपए के अंदर एक BMW मिल रही थी 3 सीरीज। ये आज से कम नहीं तो 12 साल पुरानी बात है। अब आप कहोगे 4 लाख रुपए में BMW मिल ही नहीं सकती, है ना? मैं भी मानता हूं कि नहीं मिल सकती, क्योंकि उस टाइम पे शायद 30-35 लाख की नहीं थी, तो 4 लाख की कैसी होगी? तो बहुत पुरानी थी, सेकेंड हैंड थी, वो भी ठीक है। तो मैं चला भी गया दुकान पर पता करने, भाई 4 लाख में BMW मिल रही है तो यार अपग्रेड करते हैं ना, क्या बात है यार, BMW चलाएंगे। तो मैं गया, और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं 4 लाख रुपए भी अपफ्रंट नहीं दे सकता, तो मुझे उसके लिए भी EMI करवानी थी। तो मेरे दोस्त ने बोला, भाई एक काम करते हैं, एक मैकेनिक को ले चलते हैं, वो गाड़ी चेक कर लेगा, गाड़ी ठीक होगी तो देखते हैं, फिर कंसीडर करते हैं, 4 लाख में तो सस्ती मिल रही है। तो जब गए मैकेनिक को लेकर, तो मैकेनिक ने सबसे पहले तो गाड़ी चेक करी। जब गाड़ी चेक करी तो उसने बोला कि इसका जो सस्पेंशन है ना, पूरी तरीके से खत्म है, इसका सस्पेंशन खत्म है, और अगर तुम शोरूम से कराओगे तो कम से कम 5 लाख का बिल आएगा, कम से कम। 4 लाख की गाड़ी ले रहा हूं, 5 लाख रुपए में सस्पेंशन ठीक होंगे? क्या बोल रहा भाई? फिर कहता, पुष्कर भाई एक चीज बताऊं, ये पीछे से ना डिग्गी वेल्ड है, मतलब कि इसका एक्सीडेंट हुआ होगा इसका, तो इसके अंदर और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम्हें पता नहीं लगेगी। उसने रबड़ हटा के जब देखी तो बोला कि डिग्गी जो है, जो बूट है इसका, ये वेल्ड कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरे दोस्त ने एक एडवाइस दी, मैंने उसे फॉलो किया, और उसके बाद मुझे आके ये लगा, यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं BMW चलाऊंगा, मैं कैसा लगूंगा, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे, मैं उसे खरीद ही नहीं सकता। तो उस टाइम पे मैंने वो BMW नहीं खरीदी। आज अगर कोई और होता मेरी जगह, उसे लगता 4 लाख में BMW मिल रही है, हो सकता जाके ले आता, और फिर वो गाड़ी उसको गुलाम बना लेते, क्योंकि गाड़ी में आप पैसे लगाते रहते, वो गाड़ी आपसे पैसे मांगती रहती, और आपकी जिंदगी से उस गाड़ी को ठीक कराने में निकल जाती। ऐसे कई लोगों की जिंदगी आज की डेट में हो चुकी है। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है? फाइनली आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना है। आज आप एक महंगी शादी कर रहे हो, उसमें आप 10 लाख 20 लाख कुछ भी लगा दोगे। आप एक SUV लेकर आ रहे हो, 15 लाख 20 लाख रुपए आप यहाँ लगा दोगे। भाई इस पैसे का कुछ अच्छा किया जा सकता है क्या? क्या इस पैसे से कोई बिजनेस किया जा सकता है क्या? कोई लैंड के अंदर डीलिंग करी जा सकती है क्या? कोई आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो क्या? कहीं इन्वेस्टमेंट करके क्या हर महीने 15,000 20,000 30,000 की कमाई एक्स्ट्रा आ सकती है क्या? इफ यू हैव दैट मनी, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसे समझो। फिर आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे टाइम टेस्टेड फाइनेंशियल हैबिट्स। अब ये क्या है इसे समझिए। एक किताब है, मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। उसके अंदर एक चीज लिखी है कि सबसे पहले अपने आप को पे करो। आप जो भी कमाते हो, अरे आप घर का रेंट दे देते हो, बिजली का बिल दे देते हो, बच्चों की स्कूल की फीस दे देते हो, फिर अपने पास क्या बचता है? सबसे पहले आपने जो भी कमाया, आपने 50,000 कमाए, 5,000 तो अपने पास रखो। 10% आप जो भी कमा रहे हो उसे एक अलग अकाउंट में डालो। बचे हुए पैसे ही हैं जो यूज होने। ये मुश्किल हो सकता है, बट कम से कम 10% की भी अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हो तो भाई अगेन ये फाइनेंशियल डिजास्टर। दूसरी चीज, सेव बिफोर यू स्पेंड। तो पैसा तो हर कोई खर्च कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही है, जैसे कि
आप हर महीने कुछ पैसे बचा के SIP करो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप देखो, सिंपल सा तरीका है, 15,000 रुपए महीने भी अगर आपने हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया और मार्केट ने अगर 15% की रिटर्न दी, जो निफ्टी की एवरेज रिटर्न्स है, तो 15 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो। अब 15,000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये आपको 1 करोड़ रुपए की एक स्टेबिलिटी तक, एक बड़े कॉर्पस तक पहुंचा सकती है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप क्या कीजिए, उस लिंक से अपना एक डीमेट अकाउंट आज ही खोल लीजिए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू कर सके। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा रेफरल सेक्शन में अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है कि आपको 1500 रुपया पर रेफर का मिलेगा। तो अगर आप अपना अकाउंट खोल लेते हैं और अकाउंट खोलने के बाद अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, मान लीजिए आपने 10 दोस्तों को बोला भाई तू भी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अकाउंट तो फ्री में ही खोल रहा है, सो फ्री में अकाउंट भी खोल दिया, तो 10 लोगों का अगर आपने अकाउंट खोला तो आपको 15,000 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। सो एक्स्ट्रा अर्निंग करो भाई, किसने रोका है। उसके बाद आपको अपनी फैमिली को इंश्योर करना है। मेक श्योर आपके पास एक राइट एज में टर्म प्लान हो और फैमिली के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि कोई बीमारी बोल के नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ। इमरजेंसी के अंदर सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। जैसे मैंने दोस्त को बताया आपको कि मेरे दोस्त ने इमरजेंसी के लिए पैसे लिए, तो इमरजेंसी के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, अपनी फैमिली को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। फाइनली अल्टीमेटली गोल आपका क्या है, आप मुझे बताओ। आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है। मेरे एक फ्रेंड है जिनके पास दुबई के अंदर अपनी रोल्स रॉयस है। अब रोल्स रॉयस देख के लोगों को लगता है वाह यार क्या कार है, बट फिर अगेन मैंने उनसे पूछा कि ये गाड़ी आपको कितनी खुशी देती है, तो उन्होंने बोला गाड़ी यार ठीक है, जब कभी कभी चलाते हैं, कभी कभी चलाते हैं तो खुशी देती है, अच्छी चीज है, बट ये अल्टीमेट गोल नहीं है। जिस इंसान के पास रोल्स रॉयस है वो बोल रहा है दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। एक बहुत बड़ा घर आपकी गोल है। देखो, अच्छा घर, एक कंफर्टेबल घर, ये गोल होना चाहिए, बट अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना वो तो मैं समझता नहीं हूँ, ये भी गोल नहीं है। आपका गोल जो होना चाहिए मेरे हिसाब से ये है कि आप हेल्दी रहें। 50 साल की एज में भी जब आपके बच्चे बड़े हुए तो आप अपने बच्चों के साथ दौड़ लगा सको। भाई मुझे ना बीच पर भागना बड़ा पसंद है। बीच पर होता क्या है, जहाँ पर गीली मिट्टी होती है ना वहाँ पर आप भाग सकते हो, जहाँ पर रेत होती है वहाँ पर भागना मुश्किल होता है। तो जो गीली मिट्टी होती है ना वहाँ पर मुझे अपने बच्चों के साथ दौड़ लगाना बड़ा पसंद है। आज मैं 30s में हूँ, बट मैं चाहता हूँ जब मैं 50s, 60s, इनफैक्ट 70s में हूँ, 70s में पता नहीं दौड़ लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा, बट ये कंफर्म है कि 50s, 60s तक तो मैं भाग पाऊंगा, मतलब क्योंकि मैं अपनी फिटनेस को ध्यान देता हूँ। आज मुझे पता है इट इज अ प्रायोरिटी। सो ये मेरे लिए एक अल्टीमेट गोल है। मुझे भाई हार्ट अटैक से नहीं मरना, मुझे कोई कार्डियक डिसीज नहीं होना चाहिए, मुझे ओबेसिटी पसंद नहीं है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ पर ही ध्यान देना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो भाई आप कौन सा गोल चेज कर रहे हो मुझे बता दो, मुझे नहीं समझ आता। इसके अलावा फैमिली को टाइम देना, भाई मेरे लिए अल्टीमेट लग्जरी मैं आपको बताऊं क्या है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। मुझे वो रोज बड़े होते हुए दिखते हैं, तो मैं चाहता हूं जब तक वो बड़े हो रहे हैं, 15-16 की उम्र के बाद तो वो अपनी एक अलग जिंदगी जी रहे होंगे, मुझे पता उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे, उनका एक सर्कल होगा। जब तक वो मुझ पर डिपेंडेंट है तब तक मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। मैं आपको अपनी लग्जरी बताता हूं, शाम के टाइम अपने बच्चों के साथ मैं आराम से, एक मेरी बेटी मेरे साथ पे सो जाती है, एक मेरी बेटी साथ पे सो जाती है। अब 2 बेटियां मेरी आराम से सोती हैं और सोने से पहले मुझे बोलती हैं कि पापा स्टोरी सुना। अब जब मैं उन्हें स्टोरी सुनाता हूँ, मैं टाइम दे पाता हूँ, ये मेरे लिए अल्टीमेट लग्जरी है। क्योंकि ऐसा भी टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं दिल्ली में रहता था और मैं गुड़गांव आता था डेली, क्योंकि ऑफिस गुड़गांव था, तो मुझे 2 घंटे जाने के लगते थे, 2 घंटे आने के लगते थे। मैं 4 घंटे रोड पर रहता था, और जब बारिश हो जाती थी तब तो पूछो मत, 3 घंटे 4 घंटे कुछ भी लग सकते हैं। सो सड़क के ऊपर हर रोज 4 घंटे देना। मुझे किसी ने एक एडवाइस दी कि भाई चाहे थोड़ा सा कम कमा लो, बट ऑफिस और घर के बीच में ना रेड लाइट नहीं होनी चाहिए, टाइम कम लगे। मेरे लिए अल्टीमेट लग्जरी है कि वो टाइम बचा के मैं अपनी फैमिली को दे पाऊं। आप मुझे सच सच बताओ, आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाओ? आप अपने मम्मी पापा के साथ कितनी देर बैठते हो, उनसे कितनी देर बातें करते हो, और काम की बातें नहीं, बिना काम की बात, क्योंकि आपके माँ बाप को आपका टाइम चाहिए,
आपके बच्चों को आपका टाइम चाहिए, आपकी वाइफ को आपका टाइम चाहिए। अगर आप उन्हें टाइम दे पा रहे हो जो आपको प्यार करते हैं, और जो आपको प्यार करते हैं वो आपके साथ है, ये अल्टीमेट लग्जरी है मेरी नज़रों में। सो ये घड़ी, घोड़ा, गाड़ी सब साइड। जब आपका बच्चा आपको गले लगकर सो रहा होता है ना, उससे ज़्यादा सुकून भाई नहीं आता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने भाई सारी लग्जरी गाड़ियाँ चला, पर जो सुकून फैमिली के साथ आता है वो कहीं नहीं आता। पर उसके लिए आपको थोड़ी वेल्थ बिल्ड करनी पड़ेगी, और अगर आप पैसे बचाओगे नहीं, खर्च कर दोगे, तो फिर तो ये सोचो कि आप एसी चल रहा बंद करो भाई, बिजली का बिल आएगा। फाइनली मेरे लिए एक गोल है कि भाई ट्रैवल करना मुझे पसंद है, और ट्रैवल करना आपका गोल हो सकता है। इसके लिए आप पैसे बचाओ, सो दैट इस दुनिया में आए हो। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ जो अपने शहर से कभी बाहर ही नहीं निकले। लोग घूमने के लिए तीर्थ स्थानों के अलावा, हरिद्वार और वैष्णो देवी के अलावा जिंदगी में कहीं गए ही नहीं। यू ट्रैवल द वर्ल्ड सो दैट यू कैन सी कि भगवान ने जो जन्नत बनाई है ना, जो स्वर्ग बनाया है, वो भी यही है। नर्क भी है, लोग यहीं भोग रहे हैं, और स्वर्ग भी यही है। इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है। आज जो आप डिसीजंस ले रहे हो उससे इन फ्यूचर ये डिफाइन होगा कि आप जिंदगी में, इसी जिंदगी में नर्क भोगेंगे या स्वर्ग भोगेंगे। एंड इट इज नेवर टू लेट ब्रदर, ठीक है। सो कुछ मेथड्स हैं, ये भी जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ खरीदने का मन करे ना, तो एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं स्लीप ऑन इट मेथड। मतलब एक रात दे दो, एक रात निकाल दो। जैसे कुछ आप शॉपिंग मॉल में गए, कुछ चीज पसंद आ गई, महंगी लग रही, कोई बैग है, आपको लग रहा है ये बड़ा अच्छा लगेगा, तो एक रात दे दो। आप एक रात निकाल लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सच में चाहिए। उस टाइम पर आप इमीडिएटली खरीद लेते, बट अगर आपने एक रात निकाल दी तो आपने इम्पल्सिव बाइंग को पोस्टपोन कर दिया। कम से कम एक रात तो निकालो यार। कोई चीज खरीद रहे हो, एक दिन निकाल सकते हो। अगर ये भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप भाई, ये रिच बनना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद आ जाता है कि आज की डेट में जब हम किसी को पैसे देते हैं ना, तो देखो यार 500 रुपए के नोट की ना एक वैल्यू होती है। 500 रुपया खर्च किया सब्जी खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए लगता है, बट भाई यूपीआई से 2000 रुपए पे कर देते हैं, फील नहीं होता। यूपीआई की लिमिट हो गई है 1-1 लाख रुपए। किसी को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा यूं हो जाता है, बट 1 लाख रुपए किसी को हाथ में दोगे ना कैश में, तो 500 की 2 गड्डियां होती हैं, 2 गड्डियां होती हैं। तो जब आप किसी मॉल में जाते हो और 10,000 रुपए की जीन्स पसंद आती है, एक रिक्वेस्ट, ठीक है आपने एक दिन निकाल दिया, अगले दिन ना जब खरीदने जाओ तो एटीएम से ना कैश निकालना, और फिर क्या करना, ट्राई करना हाथ से पैसे देने का। आपको ना दर्द होगा, आपको दर्द होगा, आप कितने अमीर हो जाओ आपको दर्द होगा कि भाई पैसे कैश में जब देते हैं ना, यहां पर एक रियल फील है। यूपीआई इज लाइक गेम खेल रहे हो आप, फटाफट का चलेगा, खत्म हो गए। जब हम किसी को कैश में पैसे दे रहे हैं ना, फील हो रहा है यार पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहा है। और जब खर्च हो रहा है तो भाई नोट भी कर लो, एक गूगल शीट बना लो कि पैसे खर्च हो कहाँ रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं जिसपे आप अपना खर्चा ट्रैक कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ। फाइनली यार रियल प्लानिंग करो लाइफ में, हो जाएगा वाली अप्रोच से ना आप अमीर नहीं बनने। इस वीडियो में ना मैंने आपसे ना टोटली दिल से बात करी है, मतलब जो चीज़ें मैं फील करता हूँ वो बताने की कोशिश करी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने पैसे जब कमाने शुरू करे, मेरा फर्स्ट गोल था एसेट्स क्रिएट करना, क्योंकि एसेट्स बड़ी मुश्किल से क्रिएट होते हैं। जब आप लैंड खरीदते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, आप स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाते हो, ये टाइम लेता है। मेरे पास ऑप्शन था कि भाई मैं रोल्स रॉयस खरीद लेता जाके मैं खरीद सकता था, बट मैंने मर्सिडीज खरीदी। अब जो मर्सिडीज खरीदी, अब आप कहोगे यार ये अगेन पुअर वाली बात तो नहीं है। भाई मैं खरीद सकता हूँ रोल्स रॉयस, मैं खरीद रहा हूँ मर्सिडीज। आप एक लेवल नीचे आ जाओ, है ना, एक लेवल नीचे आ जाओ। अगर आप एक लेवल नीचे जियोगे ना, बहुत सही रहेगा आपके लिए। मैं आपको सिर्फ नहीं बता सकता। सो आप अफोर्ड बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे भी पता है, बट एक लेवल नीचे आके रहोगे, यू विल फील बेटर, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। आप कहीं पर भी जाओगे, जैसे आपको पता है कि आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकते हो, बट आप एक नॉर्मल कैफे में जाके खाते हो, तो फर्क पता है क्या होता है कि आप मेन्यू का राइट हैंड साइड नहीं देखते, आपको जो खाना है फिर आप वो ऑर्डर करते हो। 5 स्टार में जाओगे तो देखना पड़ जाएगा भैया कितने का क्या है।
तो एक लेवल नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल फील मोर पावरफुल कि यार मैं यार अफोर्ड कर सकता हूँ कुछ भी। अब फाइनली इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात में ऐसे ही बस बच्चे बहुत एक्टिव थे, तो मुझे लगा यार आज इन्हें ना घुमाने कहीं लेके चलता हूँ। मैं कहाँ लेके चलूँ, रात के ऑलमोस्ट 9:30-10 बज रहे थे। तो मैंने कहा चल शुभी ना आइसक्रीम खिला के लगता। अभी मैंने और मेरी वाइफ ने थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना शुरू किया, तो हमने आइसक्रीम भी नहीं खाई। हमने कहा चल एक राउंड ही मारते हैं कार से, बच्चों को कार से एक राउंड करवाते हैं। तो हम बच्चों को ले गए। अल्टीमेटली फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो कुछ एक कहीं कैफे में बैठ जाते हैं। कैफे में बैठ गए, कुछ खा भी लिया, एक आइसक्रीम खा भी ली। बट उसके बाद मैंने एक चीज अपनी वाइफ से पूछी, यार एक बात बता, अब रात के ऑलमोस्ट 10:30-11 बज रहे, तेरे पास दुनिया का सारा पैसा है, ठीक है, तू अंबानी है, तू मुझे बता रात के 11 बजे तू कहाँ पैसा खर्च करेगी? तू कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकता, सारे शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, ठीक है। हम शराब पीते नहीं है ना, तो हम कोई महंगी कोई वो कहते हैं ना महंगी स्पिरिट्स या अल्कोहल तो खरीदेंगे नहीं ना। हम कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है ऐसे। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, तू खर्च कहाँ करेगी पैसे? आप कुछ बाय नहीं कर सकते, आपको कहाँ पैसे खर्च करने हैं? पॉइंट यहाँ पर ये है, मैंने वाइफ को 10 मिनट दिए, मैंने कहा तू मुझे बता कहाँ खर्चा करेगी? कह रही यार हम ज़्यादातर किसी 5 स्टार होटल में डिनर कर सकते हैं, भूख है नहीं तो फिर डिनर करेंगे नहीं। मैंने कहा एक अच्छी गाड़ी में तू घूम ही रही है, ठीक है, हम अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, वेयर यू कैन यू स्पेंड योर मनी। सो एक लेवल के बाद भाई आपका जो पैसा है वो डिफाइन नहीं करता कि आप कितने खुश हो गए। मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से बस इस वीडियो को एंड करूंगा। मेरी पूरी फैमिली जा रही थी, हम दिल्ली कैंट से जा रहे थे, बारिश हुई थी, तो दिल्ली कैंट के रोड्स बड़े साफ हैं, कैंट एरिया के साफ ही होते हैं, अच्छे रोड्स होते हैं, बट साइड में ना पानी भर गया था। तो हुआ क्या, जब हमारी कार जा रही थी, मैं ही ड्राइव कर रहा था, तो साइड में फुटपाथ पे ना कुछ बच्चे थे और वो बोलते गाड़ी इधर से लो, गाड़ी इधर से लो। अब 2 लेन्स है, एक राइट इधर एक लेफ्ट जहाँ पे पानी भरा है, तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि बस इधर से गाड़ी लो, तो सामने से वो ऐसे कर रहे हैं इधर से गाड़ी लो, फुटपाथ पर खड़े हुए बच्चे। मैंने कहा इधर से क्यों लो? तो उन्होंने जब बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया ना कि यहाँ से लो, तो मैंने गाड़ी वहीं से ली थी, ठीक है। तो जैसे मैंने गाड़ी वहां से ली, तो पानी के ऊपर जब कार गई तो पानी जो था वो उन बच्चों के ऊपर स्प्लैश हुआ। तो फुटपाथ पे वो बच्चे खड़े थे, उनके ऊपर पानी आया और बच्चे नाचने लग गए, अरे पानी गिर गया हमारे ऊपर। अब आप सोचो वो बच्चे नाच रहे हैं कौन से पानी के लिए? जो सड़क पे पड़े। उस दिन मुझे देखकर लगा कि यार यू डोंट नीड मनी टू बी हैप्पी। मतलब हम कार में जा रहे हैं, हम उतने खुश नहीं है जितने वो बच्चे खुश हैं वो सड़क पे के पानी में नहाकर। उसके बाद मैं अपनी पॉर्श से जा रहा था। सो गुड़गांव के रोड काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता ही है, कुछ रोड्स कुछ तो, बाकी तो आपको पता है टायर फट जाते हैं यहाँ पर। तो एक रोड से मैं जा रहा था, आई वॉज इन माई स्पोर्ट्स कार, ओके। सो सामने मैं क्या देखता हूँ, एक ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर के पीछे वो बना होता है ना, इस पे सामान लद के जाता है, उसमें लोग बैठे हुए थे बहुत सारे। तो एक औरत बैठी हुई थी, उस औरत के गोदी में ना उसका बेटा बैठा हुआ था। अब वो जो बेटा बैठा हुआ था वो अपनी माँ को देख रहा है और आसपास देख रहा है और खुश हो रहा है, मतलब पागलों की तरह खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। तो मैं ये देख रहा था यार, ये बच्चा जो यहाँ पर बैठा है इस वक्त, ये इस पूरी दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह पे बैठा है अपनी माँ की गोद में, और नजारे देख रहा है गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के। हवा आ रही है साइडों से उसके निकल रही है, वो खुश हो रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको समझ आएगा कि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो खुश होने के लिए, उसकी आपको जरूरत नहीं है। एक लेवल आएगा, यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग, बट फिर भी मेरी बात याद रखना, लिव 1 लेवल डाउन। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच। बहुत लंबी वीडियोस बनाता हूँ मैं, मुझे भी लगता है यार मैं इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि YouTube के हिसाब से अच्छा नहीं है। YouTube को चाहिए छोटी वीडियो हो, लोग पूरी देखें। अब मैं इतनी बड़ी वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियोस देखेंगे, कितने लोगों को वीडियो पसंद आएगी, बट किसी एक इंसान की लाइफ में भी वैल्यू एडिशन होगा तो ये वीडियो वर्थ इट हो गई। अब इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फाइनली मैंने आपसे एक सवाल पूछा था EMI के बारे में। EMI की फुल फॉर्म क्या होती है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है कि क्या क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिटेल में एनालिसिस आप दे सकते हैं। अगर मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगेगा तो हमारी एक बुक है द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट से अच्छा लगेगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।